करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है टाटा स्टील, दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस और तीसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। ये तीनों स्टॉक इंडिया के सबसे टॉप स्टॉक्स में से आते हैं, बट इनके सेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। टाटा स्टील वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से आते हैं स्टील के, और एक टाइम इन्होंने सबसे बड़ी कंपनी को खरीद लिया था, कोरस को, जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा था। 12 या 14 बिलियन डॉलर में इन्होंने कोरस को खरीदा था, जो कि कभी भी इनको राइट ऑफ करना पड़ा था काफ़ी उसका प्रोपोर्शन। और टाटा स्टील जो है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में भी बेचती है और इंडिया में भी बेचती है। टाटा स्टील मैं क्यों खरीदता हूँ? देखो, मैं वो कंपनीज खरीदता हूँ जिनकी जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो थोड़ी डाइवर्स होती है और सेल फिगर्स कांस्टेंट रहती हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होते हैं। टाटा स्टील के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे बेटर क्वालिटी के हैं और इनके पास थोड़ी प्राइसिंग पावर भी है। इंडिया में शायद टॉप 2 कंपनीज में से आती है टाटा स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील्स भी वर्ल्ड की सबसे, इंडिया की तो सबसे टॉप फर्म्स हैं ही, बट वर्ल्ड की टॉप फर्म्स में से आते हैं। ठीक है, टाटा स्टील में थोड़े इश्यूज हैं। टाटा स्टील में क्या इश्यूज हैं? टाटा स्टील में ये इश्यूज हैं कि उसमें थोड़ा ज़्यादा है और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 30-31% की है, जो कि थोड़ी सी कम है। बट एफआईआईज और डीआईएस के फ्लोज अच्छे हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा है इस कंपनी में। बड़े बड़े फंड्स हैं इस कंपनी में जो कि इन्वेस्टेड रहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म से। देखो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, सेल्स फिगर्स भी बहुत अच्छी बड़ी हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे बड़े हैं, और मार्केट कैप का तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो टाटा स्टील ऐसी कंपनी है जिसके बिना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। कोई भी चीज़ बनती है तो घर बनता है, रोड्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो स्टील का काम ही आता है। ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। देखो, यूके, रशिया और यूक्रेन की वॉर से प्रोडक्शन में जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ख़राब हुई है, और वो सप्लाई चेन ख़राब होने से इस टाटा स्टील को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि टाटा स्टील मोस्टली जो भी चीज़ें बनाती है वो प्रोडक्ट जो अपनी जैसे स्टील बनाने में आपको आयरन ओर लगता है, तो इनके पास माइंस भी हैं, प्रोसेस भी करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सीधा सेल करते हैं। मतलब इनके जो सप्लाई से चेन मैनेजमेंट का इशू है वो काफ़ी कम है। तो मैं थोड़ा और पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहूँगा टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील ना के पास कोल भी है, आयरन ओर भी है, प्रोसेसिंग प्लांट भी है। तो इससे क्या होता है, उनके पास ना सप्लाई चेन का कंट्रोल रहता है, और इससे क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी को जो जब रॉ मटेरियल खरीदती है तो प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट जब कंपनी के पास खुद की ही कोल और आयरन ओर माइंस हैं जो कि स्टील बनाने में बहुत ज़रूरी है, तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी होती है और रेवेन्यूज भी कंसिस्टेंट रहते हैं, और कॉम्पिटिटर से भी एडवांटेज है। और ये कंपनी के जो एसेट्स है ना काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक्सपेंशन बहुत करते हैं, यूरोप में भी एक्सपेंशन बहुत करते हैं और रेवेन्यूज भी जनरेट करते हैं, बट इन्होंने यूरोप में भी बहुत कंपनीज खरीदी हुई है। इनको डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी मिली है और एक्सपोर्ट की भी डिमांड बहुत अच्छी पड़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि यूक्रेन और रशिया से काफ़ी जो स्टील है उसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो काफ़ी कम हुई है। तो ऐसे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं स्टील के, उनको बहुत फ़ायदा मिला है। अगर आप 19 से लेके आज कंपेयर करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब अगर 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, वो ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। देखो, जितना कंपनी माल बेचेगी उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उसका जो कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि देखो, जब एक मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। जितना ज़्यादा माल बनाते हैं ना, पर यूनिट जो खर्चा होता है बनाने में स्टील को, वो हमारा कम हो जाता है। देखो, जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप हमेशा रेशियोज का ध्यान रखते हो। बहुत सारी रेशियोज होती हैं, डेट इक्विटी रेशियोज होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज होती हैं। ये डिफरेंट रेशियोज बताती है कंपनी अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर रही है। एसेट टर्नओवर रेशियो बताती है कि कंपनी एसेट्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है। डेट इक्विटी रेशियोज बताती है कि कंपनी अपनी उधारी को कितना बढ़ा रही है और उस पर
इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज बताती है कि उस पर कितना ब्याज दिया जा रहा है। जो कंपनी कम उधारी लेती है और कम इंटरेस्ट पे जीती है, कम इंटरेस्ट देती है, वो कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है जब भी, क्योंकि जो भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे रिसेशन, स्लो डाउन इन द मार्केट, ये कंपनीज उस टाइम को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकती है क्योंकि इनकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कम होती है और कैश रिजर्व रेशियोज जो कैश कंपनी की सरप्लस में रखती है वो काफ़ी अच्छी होती है। देखो कंपनी जो है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है। जो कंपनीज रिटर्न अच्छा देती हैं और कांस्टेंट डिविडेंड देती है वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट रहती है, क्योंकि देखो अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह पैसा लगाते हो ना तो आप हमेशा ये देखते हो यार 100 रुपये लगा दिए, 120 का हो गया स्टॉक, बट हमने स्टॉक नहीं बेचा क्योंकि स्टॉक पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स। जब भी आप स्टॉक को बेचते हो 1 साल से कम में उसमें लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और जब भी आप 1 साल से ज़्यादा स्टॉक को बेचते हो तो उस पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म कम होता है। सपोज करो जब आप 1 साल से बीच पे स्टॉक बेच देते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और जब 1 साल के बाद स्टॉक बेचते हो तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आते हैं और जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो कम हो जाती है।